नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं दिल्ली। कल शाम हल्द्वानी से नई दिल्ली के लिए हुए थे रवाना। कई केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। यूसीसी के लिए गठित समिति के सदस्यों से कर सकते हैं मुलाकात। तो सूबे के मुखिया पहुंचे हैं दिल्ली और कल शाम हल्द्वानी से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। बता दें कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। यूसीसी के लिए गठित समिति के सदस्यों से कर सकती है मुलाकात। 26 जनवरी को समाप्त हो रहा है यूसीसी कमेटी का कार्यकाल, जिसको लेकर यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। दिल्ली दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 26 जनवरी के बता दें कि यूसीसी के कमेटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, समाप्त हो रहा है। सितंबर में 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। इसको लेकर भी बातचीत संभव है। तो कई केंद्रीय मंत्री से मुलाकात होगी। यूसीसी को लेकर भी बातचीत विचार विमर्श हो सकती है। दिल्ली दौरे पर, राजधानी दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर पूछताछ भी संभव मानी जा रही है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली। तो कल हल्द्वानी से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुलाकात करेंगे वो कई केंद्रीय मंत्रियों से। यूसीसी के ड्राफ्ट, यूसीसी की कमेटी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कब पहुंचे मुख्यमंत्री, क्या कुछ जानकारी है, किस किस से मुलाकात होगी? सुनते देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी, यानी कि जो समान नागरिकता है उस पर भी चर्चा की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं जो लागू होना है वो जल्दी ही होने वाली है, तो उसको लेकर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि किन किन मुलाकात हो, क्योंकि कई केंद्रीय मंत्री से बात की गई है। अगर बात करें, अमित शाह से बात की मुलाकात हो सकती है और जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है। तो देखिए, कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और सबसे पहले उत्तराखंड की लिस्ट सामने आई थी जब नागरिकता सामान्य की बात आई थी। तो देखिए, उसी को लेकर आज चर्चा हो, कई मंत्रियों से मीटिंग हो, शाम तक कुछ अपडेट मिलेगी। जिस तरह से मुलाकात हो रही है तो कहीं ना कहीं नया फैसला है, 26 जनवरी से पहले हो सकता है इसकी घोषणा की जा सकती है यूसीसी की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। खबर हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हरिद्वार के ऋषिकुल चौराहे से न्याय यात्रा निकाली है, जो कि आर्य नगर पर समाप्त हुई। इस दौरान कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष तत्पाल ब्रह्मचारी ने कहा है कि आज इतना समय बीत जाने के बावजूद भी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है। साथ ही अब तक उस वीआईपी का नाम भाजपा द्वारा सामने नहीं लाया जा रहा है। इसलिए आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और आने वाले समय में इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं कांग्रेसी नेता विमला पांडे ने कहा है कि जहां भी बेटी और महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है, वहां कोई ना कोई बीजेपी से जुड़ा शख्स इस तरीके के कृत्यों में जरूर सम्मिलित होता है। अंकिता भंडारी के जो असली हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करे सरकार। वीआईपी का नाम भी ले दिया उसकी माता और पिता ने, तब भी गिरफ्तार नहीं कर रही है सरकार। उसके विरोध में आज ये पैदल मार्च, न्याय यात्रा। निश्चित तौर पे कोई न कोई बड़ा वीआईपी है जो आज तक ना गिरफ्तारी हुई है, ना उसका नाम सामने आया है। तो हमारी मांग है, कांग्रेस की मांग है, उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर आज हम लोगों ने हरिद्वार में, पूरे प्रदेश में ये आज न्याय यात्रा के रूप में हम इसको चला रहे हैं। तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, ये न्याय यात्रा कहां से शुरू हुई, कहां पर समाप्त होगी, क्या जानकारी? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने ये आह्वान किया था कि प्रदेश भर में ये अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाली जाए और उसके तहत ही ये पूरा कार्यक्रम रखा। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के 95 ब्लॉक्स में पूरी यात्रा निकाली गई, जिसमें अगर मैं देहरादून की बात करूँ तो हाथीगढ़ कला चौक से लेकर ये गांधी पार्क तक ये पूरी यात्रा निकाली गई, जिसमें जो बड़े चेहरे थे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इसमें मौजूद थे, साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी इसमें मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मैं बात करूँ तो
2024 के लिए, तो उसमें अंकिता भंडारी मर्डर केस एक मुख्य मुद्दा रहने वाला है और कांग्रेस इसे राज्य सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। जैसे महिला उत्पीड़न के मामले में एनसीबी की रिपोर्ट आई है कि महिला उत्पीड़न में जो उत्तराखंड है वो हिमालय राज्यों में सबसे पहले नंबर पर आ रहा है। ऐसे में चिंता का विषय है। कांग्रेस इसे लगातार भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और साथ साथ वीआईपी की बात की जाए तो वो वीआईपी का नाम उजागर करने की बात की जा रही है। जिस तरह से अंकिता भंडारी केस में हमने देखा जो वीआईपी की चर्चाएं और साथ साथ उसका नाम सामने आ रहा था, उन्होंने कई भाजपा नेता के ऊपर भी आरोप लगाए थे, वो उन पर कार्रवाई की जाए। साथ साथ जिन्होंने बुलडोजर चलाया था, जिस तरह से हाईकोर्ट में जो बुलडोजर ड्राइवर था उसके जो बयान दिए गए थे उसमें उन्होंने कहा था कि जो यमकेश्वर की विधायक है और साथ साथ जो एसडीएम थे तत्कालीन, उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने उनके ऑर्डर के तहत ही ये जो रिजॉर्ट है वो तोड़ा गया था और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस हमलावर होती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले अंकिता भंडारी केस जो है वो चर्चित रहने वाला है और ये मुद्दों को लेकर ही जो कांग्रेस है वो जन जन तक पहुंचेगी और इसी के तहत जो पूरे जो प्रदेश भर के जो ब्लॉक हैं वहाँ पर ये यात्रा निकाली गई और सरकार को सचेत किया गया कि न्याय दिलाने के लिए महिला उत्पीड़न के मामले में साथ साथ कहा जा सकता है कि जो महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वो सचेत हो जाए, वरना जो जनता है उन्हें गिराने का काम करेगी लोकसभा चुनाव में। जी ये बताइए तुषार, ये न्याय यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली गई है तो क्या इसमें अंकिता के परिवारजनों को भी शामिल किया गया? उनको भी निमंत्रण क्या भेजा गया था? किसी तरीके की जानकारी कोई मिल पा रही है क्या? देखिए, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। ये कांग्रेस की तरफ से की ये यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 का ये मुख्य मुद्दा रहेगा। अगर उनकी फैमिली को अगर राजनीति से हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी जो मेन फोकस है कि उसे न्याय मिल सके, क्योंकि आने वाले समय पे भी हमने जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जिस तरह से वार्ता करी थी उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सत्ता आएगी लोकसभा चुनाव के बाद तो हम ऐसी प्रणाली बनाएंगे और साथ साथ महिलाओं के उत्पीड़न करने में बिल्कुल ढील नहीं छोड़ेंगे। उनको इसमें जो दर है उसमें कमी देखने को मिलेगी। साथ साथ जो अंकिता भंडारी मर्डर केस है उसमें एक नए तरह से जो जांच है वो शुरू की जाएगी। अगर हमारी सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा इसे बनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। अगर उनकी फैमिली को निमंत्रण दिया गया है तो कहीं ना कहीं राजनीति से उन्हें जोड़ा जाएगा। अगर आने वाले समय में भी अगर देखा जाएगा कि उनकी फैमिली अंकिता भंडारी की इसमें जुड़ती है तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मोटिव है उसके तहत ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि वो मुख्य मुद्दा रहने वाला है अंकिता भंडारी, और इसी के तहत जो कांग्रेस है लगातार यात्रा निकाल रही है और आज जो 95 ब्लॉक्स है उत्तराखंड में वहां पर ये यात्रा निकाली गई और मकसद यही था कि राज्य सरकार को इसे तय किया जाए, साथ साथ जन जन तक ये पहुंचाया जाए कि अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला, वो वीआईपी कौन है कि उसका नाम सरकार उजागर करे, साथ साथ जो तथ्य जो वहाँ पर रिजॉर्ट में थे उन्हें मिटाने की कोशिश करी, उन पर कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं अभी भी अंकिता भंडारी केस जो फिलहाल 2 साल से ऊपर हो चुका है उसकी जो चिंगारी है अभी भी जलती हुई नजर आ रही है और इसे लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस है उसे जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेगी और कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है उसका दुष्प्रचार करेगी। जी, तो ये यात्रा अभी कहाँ तक पहुंची है और इस यात्रा में कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता या लोग शामिल हुए हैं? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि ब्लॉक स्तर पे ये पूरी यात्रा निकाली गई, अलग अलग ब्लॉकों में ये यात्रा निकाली गई। जो वहाँ के जिलाध्यक्ष थे, साथ साथ बड़े नेता थे, वो वहाँ पर मौजूद है। देहरादून की जिस तरह से मैंने बात करी कि वहाँ जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर जो यात्रा निकाली गई उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे, साथ साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या रहे, महिला प्रदेश कांग्रेस की जो अध्यक्ष है वो इसमें शामिल रही। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के जो उत्पीड़न हो रहे हैं और साथ साथ अंकिता भंडारी केस को लेकर लगातार जो कांग्रेस है मुखर नजर आ रही है और हाथी बड़कला से लेकर ये गांधी पार्क तक ही पूरी यात्रा थी और आज ये यात्रा निकाली गई है। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का ये भी कहना है कि 25 जनवरी को एक और यात्रा निकाली जाएगी इसी तरह अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, और जब तक कांग्रेस लड़ती रहेगी जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा। लगातार सुनवाई हो रही है इस मामले पर और के बाद एक फैसले भी आ रहे हैं, वो हम जनता तक भी पहुंचा रही है। इस पूरे मामले पे जहां कांग्रेस लगातार बीजेपी भी कई आरोप लगाते हुए नजर आ रही है, अब इस पूरे मामले को वो राजनीतिक रूप देने की क्या कोशिश नहीं कर रही इस यात्रा के जरिए? तुषार,
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि 2024 लोकसभा चुनाव का ये मुख्य मुद्दा रहने वाला है। अंकिता भंडारी जो मर्डर केस हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उसमें जांच अगर जिस तरह से अगर कांग्रेस कह रही है उससे अत्यधिक जांच होनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट है, मामला कोर्ट में है। भाजपा सरकार भी कह रही है कि कोर्ट सब कुछ कर रहा है अपने स्तर पर, और साथ साथ जो मुख्य आरोपी है, चाहे वो पुलकित आर्या हो चाहे उनके साथी हो, उन्हें जेल है। और साथ साथ जब भी उनकी जमानत के लिए वो अपनी अर्जी डाल रहे हैं कोर्ट में तो वो खारिज हो रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो SIT है और साथ साथ जो जिन्होंने पूरी जांच की थी और जो कोर्ट है वो निष्पक्ष जांच कर रहा है। वहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो उत्तराखंड पुलिस ने कुछ दिनों पहले एक विज्ञप्ति जारी की थी जिसपे उन्होंने कहा था कि अगर उनके माता पिता के पास कोई साक्ष्य है कि कौन VIP उस वक्त था तो वो उत्तराखंड पुलिस को दे सकती है, SIT को दे सकती है। तो नए स्तर से जो जाँच है दोबारा शुरू की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड पुलिस है, राज्य सरकार सहयोग करने के लिए उनके माता पिता के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माता पिता को भटकाने की कोशिश की जा रही है। और यही काम जो राजनीतिक तौर पे किया जा रहा है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव का मैं एक बार फिर कह दूं उत्तराखंड के लिए एक मुख्य मुद्दा रहने वाला है अंकिता भंडारी केस। और इसी तरह जो राजनीतिक जो फायदा उठाने वाले हैं उनके माता पिता के, तो कहीं ना कहीं वो भी दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में आज अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकाली गई। बता दें कि राजधानी देहरादून में भी हाथी पटकला चौक से गांधी पार्क तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार को घेरने का काम किया। इस दौरान हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की, सुनिए। अंकिता भंडारी न्याय यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। हाथी पटकला चौक से लेकर गांधी पार्क तक यात्रा निकाली। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य मौजूद है। सर, यात्रा निकाली जा रही है, अंकिता को अभी तक न्याय नहीं मिला है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस सरकार से न्याय की उम्मीद भी नहीं है, इंसाफ की उम्मीद नहीं है। सरकार ने यह जाहिर कर दिया है और यह जग जाहिर हो चुका है कि अंकिता जो पहाड़ की बेटी थी उसकी हत्या महज इसलिए कर दी गई क्योंकि जो रिसोर्ट मालिक ने उसको बाध्य करने जा रहे थे कि वह VIP की विशेष उसको ट्रीटमेंट दे, तो इनकार करने के बाद उसकी हत्या हो जाती है। और आज भी अंकिता की आत्मा भटक रही है, इंसाफ की मांग कर रही है। कांग्रेस भी लगातार इस मांग को लेकर धरने, प्रदर्शन, सत्याग्रह आंदोलन के जरिए हमने विभिन्न मंचों से इस आवाज को उठाया है। और आज भी हम चाहते हैं कि अंकिता को इंसाफ मिले, न्याय मिले, और ये लड़ाई बदस्तूर हमारी जारी रहेगी तब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा। उत्तराखंड की बात की जाए तो महिला उत्पीड़न एक मुख्य मुद्दा रहने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव। देखिए, यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये पहाड़ की अस्मिता, उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न, महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। जिस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित हैं, जहाँ पर उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को, सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। अगर इनमें थोड़ी भी नैतिकता होती तो यह इनको सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था, त्यागपत्र देना चाहिए था, या उस चेहरे को बेनकाब करना चाहिए था। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर लगातार जो कांग्रेस है वो हमलावर में नजर आ रही है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहाँ पर मौजूद है और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अंकिता भंडारी को अभी तक फिलहाल न्याय नहीं मिला है, उसके लिए यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल, ये हमारा मानवीय कर्तव्य भी है, बेटियों के प्रति कर्तव्य है। बेटियां चीख करके कह रही हैं कि यदि अंकिता के साथ ये हो सकता है तो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए महिला अत्याचार के मामले में उत्तराखंड पिछले 4-5 वर्षों में देश में नंबर 1 पर आ गया है। और बहुत साफ सी बात है कि अंकिता के केस के मामले में एक गवाह ने कहा है कोर्ट में कि बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया। बुलडोजर इसलिए बंतरा रिजॉर्ट में चलाया गया ताकि साक्ष्य नष्ट हो सके। तो जो लोग साक्ष्य नष्ट करना एक आपराधिक कृति है, भयंकर आपराधिक कृति है, उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और एडिशनल चार्जशीट दर्ज होनी चाहिए कोर्ट के अंदर जो है। दूसरा जो है, अंकिता ने अपने बयान में कहा था कि एक VIP के लिए विशेष सेवा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि
वो उस वीआईपी जिसका नाम अब अंकिता के माता पिता ने प्रशासन को लिख करके दिया है, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। सर, विपक्ष इतनी देर इतना नया यात्रा निकाल रहा है, या फिर कहा जा सकता है कोशिश कर रहा है, इसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागी तो क्या? ये गांव मोहल्ले मोहल्ले चलेंगी, ब्लॉक ब्लॉक चलेंगी, क्योंकि ये एक बेटी की अस्मिता का सवाल है और उत्तराखंड के सत्व का सवाल है। सर, अगर अभी भी सरकार जागृत नहीं हुई, जगी नहीं, तो फिर क्या करने जा रही है? तो हम लड़ेंगे और कांग्रेस जब सत्ता में आएगी हम नए सिरे से इस केस की जांच करवाएंगे और नए सिरे से एफआईआर दर्ज करके ऐसे लोगों को जो है केस एक बार फिर से एक न्यायिक इतिहास बनाएंगे, ताकि अंकिता के साथ ही नहीं हर उस बेटी के साथ न्याय हो सके जो लोगों की हवस का शिकार हो रही हैं, जिनको इस तरीके की परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल, अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि अगर जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वह चुप नहीं बैठेंगे, अगर उनकी सत्ता आएगी तो नए सिरे से जो जांच है पूरी चलाई जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का। चल लौट रहे हैं ब्रेक पर। एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का एक और सपूत वीर गति को प्राप्त हो गया। बता दें कि सैनिक उत्तरकाशी के कुम्भराडा गांव निवासी का रहने वाला था और गोलडुंग पोस्ट का तैनात था, जो कि बर्फ की चपेट में आकर वीर गति को प्राप्त हो गया। बता दें कि घर के इकलौते चिराग की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। आज बलिदानी राइफलमैन सैनिक का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया जाएगा। शहीद सैनिक को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक पहुंचकर चादर पोशी कर देश के अमनो अमान के लिए दुआ मांगी। साथ ही देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर देश के इबादत गाहों में सफाई अभियान चलाने का जो दिशा निर्देश मिला है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने इबादत गाहों में सफाई अभियान चलाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर के 22 तारीख के कार्यक्रम को देखते हुए ये तय किया गया है कि सब जितने भी मजहब हैं सब अपनी अपनी इबादत गाहों को साफ करेंगे। तो हमें भी लगा कि हमारी मशहूर दरगाह साबिर पाक पिरान कलियर शरीफ में भी एक सफाई अभियान का कार्यक्रम चले, क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकी सफाई आधा ईमान है। और मुझे लगता है कि उस आधे ईमान की चिंता हम सब लोगों को करनी चाहिए कि अपनी अपनी दरगाहों को, अपनी अपनी मसाजिद को, अपने अपने मदारिस को हम साफ सुथरा रखें और यहाँ से एक आदत बने। ये तो सिंबॉलिक है, आदत बने कि हम सब लोग अपनी अपनी इबादत गाहों को, अपने घरों को साफ सुथरा रखें। और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसको लेके तमाम पूरे मुल्क में अपनी अपनी इबादत गाहों को सब साफ करें, साफ सुथरा माहौल बना रहे। और जिससे ये कहा जाता है कि जब साफ सुथरा वातावरण होता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और इन दरगाहों को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसी के तहत आज ये सफाई अभियान पिरान कलियर शरीफ में किया गया है। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां एक तरफ भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर गढ़वाल और कुमाऊं में 2 बड़ी बैठक हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे उत्तराखंड में प्रस्तावित है। वहीं अब लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा का कहना है कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में लगी हुई है और उत्तराखंड की 2 सीट हरिद्वार और नैनीताल पर पार्टी का विशेष फोकस है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर हमने अपनी सीट से नेतृत्व से चर्चा की है और राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव दे दिया है कि उत्तराखंड से डिम्पल यादव को चुनाव मैदान में उतारा जाए। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद परख्याल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्य की तरह लगे हुए हैं, जिसमें हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक प्रस्ताव दिया है कि माननीय डिम्पल यादव जी को उत्तराखंड से चुनाव लड़ा जाए लोकसभा का। तो इसमें पार्टी को और मजबूती आएगी और हम 2 सीट यहाँ से निकाल के ले जा लेंगे, एक हरिद्वार और एक नैनीताल सीट, जिसमें कि समाजवादी पार्टी अपना पुरजोर से
समाजवादी पार्टी चुनाव में अपना दमखम दिखाएगी। और अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर कल घंटाघर में लेजर लाइट से भगवान राम के चित्र को घेरा गया। जहां घंटाघर में देर रात तक जय श्री राम के जयकारे लगते रहे। वहीं बजरंग दल के ओर से आयोजित हनुमान चालीसा पाठ में शामिल लोग देर रात तक श्री राम के भजनों पर झूमे। और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से उत्साहित संतों ने पीएम मोदी को सनातन शिरोमणि से अलंकृत करने का निर्णय लिया है। बता दें कि संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने इसकी घोषणा की। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी संतों को साथ लेकर दिल्ली में मोदी जी को ये सम्मान दिया जाएगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विकास चौहान ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से खास बातचीत की। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सनातन को लेकर कि जिस तरह से उनके सहयोग रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो उस पर एक जो संत हैं वो उनका सम्मान करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, वो बताएं किस तरह से आप सम्मान करने जा रहे हैं, क्या वो सम्मान है? प्रणाम। नहीं, अभी सम्मान अभी आगे होगा। अभी 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसके बाद हमने पूरे संत समाज से अपील की है, पूरा सनातनी संत जितने संत हैं और जितने सनातनी है सभी एक होकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी को हम चाहते हैं। क्योंकि देखिए हमारा विश्वास कौन है? माननीय प्रधानमंत्री जी। जिस तरह से राम हमारी आस्था है वैसे सनातन की आस्था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते आज हमें राम मंदिर नहीं मिला होता। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि पिछली सरकार ने राम से ही इनकार किया था। राम कोई वस्तु नहीं है, राम कोई चीज़ ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सोच से, समझ से, सूझबूझ से जो है हमें सनातन को राम सौंपा है। मैं कहूँगा मोदी के राम, सनातन के नाम। अगर आज मोदी जी नहीं होते आज हम जो है लाठियाँ खाते। आज जो हमें कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फूल बरसाए, बोले जो आप कहाँ जाए? अयोध्या जाए। और आज हम जो अयोध्या जा रहे हैं ये हमारी सरकार की देन है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। गुरुजी, जो सनातन की तरफ से उन्होंने काम किया है, किसको तुलना मानते हैं? उन्होंने किस तरह का काम किया है? आप देखिए, मैं ये कहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात से निकले, हमारे सनातन में एक अलग नियम है। हमारा जो मैथमेटिक्स होता है 1 1 2 होता है, 1 + 1 2 होता है। स्पिरिचुअल में, अध्यात्म में 1 1 11 होते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से निकले 1 1 थे। 1 1 कौन थे? प्रधानमंत्री जी और हमारे शाह जी। 1 1 कितने हो गए? 11। जुड़ते 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 पूरा भारत उनके साथ जुड़ा। आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी है, पूरे भारत में सनातन है। तो इसके लिए बहुत बड़ा मैं समझता हूँ जो भी आज ये इतना पूरा विश्व राम नाम कर रहा है, इसकी देन हमारे प्रधानमंत्री। तो क्या सम्मान रहेगा? किस तरह से उनको क्या उपाधि आप? देखिए, अभी हमें इसके लिए तय करना है, क्योंकि सनातन के जो सम्राट अगर कोई भी कहेगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ। कारण उसका ये है, अगर मुझसे लोग पूछते हैं भारत में 3 ही महापुरुष आए तो बहुत कोई करोड़ों आए गए, परंतु जिन्होंने कार्य किया वो 3 व्यक्ति है। प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी, जो साक्षात भगवान शंकर के अवतार थे। नंबर 2 पे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अमेरिका में ध्वज लहराया, भगवा ध्वज लहराया। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी। तो मैं इन तीनों महापुरुषों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने सनातन की रक्षा की है। और आज जो पूरा विश्व सनातनमय राम राम कर रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। तो ये थे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष, बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली में प्रधानमंत्री का जो सम्मान होने जा रहा है उनको एक उपाधि संतों की तरफ से दी जाएगी। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।